हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बालको? कैसी चल रही है पढ़ाई? अब तो कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्दी स्कूल ओपन हो सकते हैं, ऐसा सुना भी है। पर चलिए अपन पढ़ते हैं, उसके बाद में कुछ बातें करेंगे। SBM ऑनलाइन क्लासेज भद्रा जून चालू। 9th क्लास 9th की साइंस चैप्टर नंबर 15 और आज उसका पार्ट नंबर 7। 15वां जो पार्ट था उसके हमने 6 पार्ट बना लिए थे, ये 7वां पार्ट है उसका। तो बच्चों, आपको कुछ रिवाइज है, कुछ याद हो रहा है कि हमने छठे वीडियो में क्या पढ़ा था? सिंचाई के बारे में हम पढ़ रहे थे, सिंचाई कैसे कैसे करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की अधिकांश जनता जो लोग हैं वो कृषि पर आधारित है, खेती पर आधारित है। लेकिन अधिकांश सिंचाई है वो वर्षा पर आधारित है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में ट्यूबवेल, कुएं, इस प्रकार के साधनों की उपलब्धता नहीं है। अधिकांश जो खेती है वो बरसात पर डिपेंड करती है, वो मानसून पर डिपेंड करती है। तो यदि मानसून में देरी हो, बरसात कम या ज़्यादा हो, तो फिर फसल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फसल का उतना उत्पादन नहीं हो पाता जितना किसान डिजर्व करता है। तो ये हमने छठे पार्ट में पढ़ा था। आज 7वें पार्ट में हम उन्हीं चीज़ों से लेकर जो सिंचाई के जो साधन थे, जैसे कि कुएँ हैं, नहर है, नदियाँ हैं, तालाब हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो कुएँ से कैसे, कुएँ कितने प्रकार के होते हैं, खुदा हुआ कुआँ, नलकूप, ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी थी। कुएँ और नलकूप के बारे में भी जानकारी प्राप्त हमने की थी। उसके बाद में दूसरा जो मेथड लिया था हमने सिंचाई का, वो नहरें ली थी। नहरें एक व्यापक और विस्तृत व्यापक तंत्र होता है। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर नहरों से सिंचाई होती है, काफ़ी लंबे क्षेत्र को कवर कर सकती हैं नहरें। उसके बाद के आगे भी जो टॉपिक है हम उसको पढ़ते हैं। तो उसके बाद में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नदी जल उठाव प्रणाली। नदी जल उठाव प्रणाली। तो यहाँ से अपने को अपना 7वां पार्ट शुरू करना है। चलिए देखते हैं बुक में इसके बारे में क्या है और उसके आगे के टॉपिक वहीं से पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने छठे पार्ट में पढ़ा था, 7वां पार्ट के लिए हमने छोड़ा था और आज का हमारा टॉपिक है नदी जल उठाव प्रणाली। तो देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें। जिन क्षेत्रों में जलाशय से कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव अनियमित अथवा अपर्याप्त होता है। जिन क्षेत्रों में जलाशय से कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव अनियमित व अपर्याप्त होता है, वहाँ जल उठाव प्रणाली अत्यधिक उपयोगी रहती है, अधिक उपयोगी रहती है। नहरों की जहाँ पर अनियमितता रहती है, नहरों का पानी आता तो है लेकिन वो नियमित रूप से नहीं आता, जिस दिन आना चाहिए उस दिन नहीं आता, फिर आता है कभी नहीं आता है। ऐसी अनियमितता और अपर्याप्तता रहने के कारण वहाँ पर जल उठाव प्रणाली अधिक उपयोगी रहती है। नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी निकाला जाता है। नदियों के किनारे, नदी के पास में जो खेत हैं उनमें सिंचाई करने के लिए नदियों से पानी को सीधे ही बाहर निकाला जाता है। इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं? नदी जल उठाव प्रणाली। और ये प्रणाली अधिकतर कौन से लोग काम में लेते हैं? जिन लोगों को नहरों का पानी आसानी से नहीं मिल पाता, या नहरों की सुविधा तो है लेकिन नहर में पानी है वो नियमित रूप से नहीं आता, 10 दिन आता है फिर बीच में 20 दिन नहीं आता है पानी। तो इस प्रकार की जो अनियमितता रहती है उसके कारण जो लोग हैं वो क्या करते हैं? नदी जल उठाव प्रणाली से सिंचाई करते हैं। कैसे करते हैं? पानी को डायरेक्ट है वो किसी भी साधन से पानी को निकाल लेंगे और फसल के अंदर डाल देंगे। चौथा इसमें जो पॉइंट है वो पॉन्ड है, तालाब। छोटे जलाशय जो छोटे क्षेत्रों में बहे हुए पानी का संग्रह करते हैं, तालाब का रूप ले लेते हैं। छोटे छोटे जो स्थान हैं
वहाँ पर जो पानी है वो थोड़ा बहुत पानी कहीं बहकर चला जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसे तालाब कहते हैं, उसे सरोवर कह सकते हैं, आप पौंड कह सकते हैं, उसे तालाब का रूप ले लेते हैं। अब इस तालाब का पानी कितना कारगर साबित होता है उसकी जिक्र करते हैं। कृषि में पानी की उपलब्धि बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियां जैसे कि वर्षा के पानी का संग्रहण, इसको वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, वर्षा जल संग्रहण। तो कृषि में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कुछ आधुनिक विधियों का उपयोग हमें करना चाहिए या हम करते भी हैं, जैसे वर्षा के पानी का संग्रहण तथा जल विभाजन का उचित प्रबंधन द्वारा उपयोग किया जाता है। जल विभाजन का उचित प्रबंधन, नहरों से जो पानी निकलता है हर किसान को बराबर मात्रा में मिलना चाहिए, उसका उचित प्रबंधन हो। ऐसा नहीं कि नहर के पास वाले जो खेत हैं उनको तो पानी बहुत ज़्यादा मिल रहा है और नहर से थोड़ी दूरी पर जो खेत पड़ते हैं उनको पानी न के बराबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसका ऐसा प्रबंधन होना चाहिए कि सभी कृषकों को और सभी खेतों को बराबर मात्रा में पानी मिले। या फिर वर्षा जल का संग्रहण, बरसात के पानी को आप कलेक्ट कीजिए, कहीं एकत्रित कीजिए और उसका सदुपयोग कीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके लिए छोटे बांध बनाने होते हैं, छोटे छोटे आपको डैम बनाने होते हैं, बांध बनाने होते हैं, जिससे कि भूमि के नीचे जल स्तर बढ़ जाए, जिससे भूमि के नीचे का जल स्तर बढ़ जाए। ये छोटे बांध वर्षा के पानी को बहने से रोकते हैं। बरसात का जो पानी होता है उसको ऐसे ही निरर्थक बहने से रोक देते हैं, तब मृदा अपरदन को भी कम करते हैं। एक तो बरसात का जो पानी बहकर जाता है उसको आपने रोक लिया है बांध के रूप में, और दूसरा यदि आपने बरसात के बहते पानी को कहीं एकत्रित किया है तो जो पानी बहकर जाता है वो मृदा अपरदन करता, मिट्टी को साथ में बहा कर ले जाता। अब पानी को जब आपने रोका है तो मृदा अपरदन भी कम हो जाएगा और वो पानी आपके बहुत काम आएगा, खास करके उन किसानों के लिए जिनको आसानी से पानी नहीं मिल रहा था, उन किसानों के लिए बहुत अच्छे ढंग से काम करता है ये पानी। तो वर्षा जल संग्रहण है वो बहुत अच्छी पद्धति है, बहुत अच्छी एक तकनीक और विधि है जिसके द्वारा है हम पानी को बार बार काम में ले सकते हैं, मृदा का अपरदन भी रुकेगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये तो हो गई सिंचाई के साधनों की बात कि पानी कहाँ से लाना है, कितना पानी देना है, क्या क्या साधन है, नदी है, तालाब है, पोखर है, बहता पानी है, वर्षा जल का संग्रहण है, हैंडपंप है, नलकूप है, कुएँ हैं, नदी जल उठाव प्रणाली है, तालाब है, बहुत सारे आपके पास ऐसे साधन हैं जिससे आप है सिंचाई कर सकते हैं और कृषक करते भी हैं। तो चलिए इस टॉपिक को क्लियर करके अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है फसल पैटर्न। पैटर्न का मतलब एक प्रतिरूप होता है, एक आरेख होता है, एक योजना सी होती है कि आपके पास में वो कौन सा पैटर्न है जिसके आधार पर आप फसल को अच्छा प्राप्त कर सकते हो। तो हमारा अगला टॉपिक है फसल पैटर्न। चलिए पढ़ते हैं इसको। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न विधियों का उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना है तो हमें फसल बोने की जो विधियां हैं उनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कई नई तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिश्रित फसल में 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को एक साथ ही एक खेत में उगाते हैं। मिश्रित फसल में क्या होता है, एक ही ज़मीन पर 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ खेत में उगाते हैं। जैसे कि गेहूं प्लस चना, जिस ज़मीन में गेहूं बोया उसके साथ में अपने चना बो दो तो एक ये ग्रुप बन गया गेहूं और चने का। या आप गेहूं के साथ में सरसों बो सकते हो, ये भी एक विकल्प है, या तो ये बो दो या ये बो दो, गेहूं के साथ चना बो दो या गेहूं के साथ सरसों बो दो। थोड़ा सा आपके जहन में रहना चाहिए कि दोनों ही रबी की फसल है। या आप मूंगफली के साथ में सूर्यमुखी को बो दीजिए, ये खरीफ की फसल है, तो मूंगफली भी हो जाएगी और सूर्यमुखी भी हो जाएगी। इससे ज़्यादा लाभ कैसे होगा, इससे ज़्यादा लाभ ऐसे होगा कि हो ना हो यदि आपकी सूर्यमुखी की फसल खराब हो जाती है तो मूंगफली तो पैदावार देगी, यदि आपकी सरसों खराब हो जाती है तो गेहूं पैदावार देगा, और गेहूं खराब हो जाता है सरसों में फ़ायदा मिल जाएगा। कई बार क्या होता है कि विशेष किस्म की जो फसल होती है ना उसका नुकसान हो जाता है, बाकी दूसरी फसल तो हो जाती है। सोचो सरसों में कोई रोग लग गया और सरसों तो नष्ट हो गई, पर गेहूं तो बचेगा ना, तो कुछ लाभ तो किसान को होगा।
तो इस प्रकार से हमें चहुमुखी विकास की ओर सोचना चाहिए कि कैसे करें कि फसलों का उत्पादन अच्छा हो। तो मिश्रित फसल में एक स्थान पर दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ बोते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल गेहूं के साथ चना या गेहूं के साथ सरसों या मूंगफली के साथ सूरजमुखी। और नॉर्मली हम अपने खेतों में यही करते हैं, बाजरे के साथ में मूंग डालते हैं, गंवार भी डाल देते हैं, तिल भी डाल देते हैं, तो उससे थोड़ा थोड़ा सारी फसलें हो जाती हैं। इससे हानि होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि फसल को नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। इसमें यदि एक फसल को नुकसान हो जाता है तो दूसरी फसल की उम्मीद तो रहती है कि हाँ चलो एक फसल तो नष्ट हो गई सो होगी, दूसरी फसल में तो कुछ तो मिलेगा। तो इसमें फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। कई बार कुछ रोग ऐसे लग जाते हैं, कुछ टाइम ऐसा होता है कि एक फसल खराब हो जाती है लेकिन दूसरी तो बची रहती है, उसकी उम्मीद और आशा बनी रहती है कृषक को, किसान को। अंतरा फसलीकरण में दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं। अंतरा फसलीकरण में दो फसलों को उगाते हैं विशेष प्रकार का समय का अंतराल देकर और विशेष पैटर्न से। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उसके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं। जैसे इसके उदाहरण है सोयाबीन प्लस मक्का, सोयाबीन को मक्का के साथ बो सकते हैं, बाजरा प्लस लोबिया। फसल का चुनाव इस प्रकार से करते हैं। अच्छा नीचे रह गया काफ़ी आपको दिखाने, तो पंक्तिबद्ध भी करते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उनके एकांतर में दूसरी पंक्तियों में दूसरी फसल उगाते हैं। इसके उदाहरण सोयाबीन, मक्का। पंक्तियों का क्या मतलब है बच्चों? पंक्तियों का मतलब ये है जैसे कि जो ट्रैक्टर से हम हल चलाते हैं उसमें इस प्रकार से पंक्तियां बनती है ना, तो इसमें आपने बाजरा बोया है, इसमें मक्का, इसमें फिर बाजरा, अगले वाले में फिर मक्का। तो इसको पंक्तियों में अलग अलग रूप से बोने को कहते हैं। एक में सोयाबीन, दूसरे में मक्का, एक में बाजरा हो सकता है, एक में लोबिया हो सकता है। इस प्रकार से आपको बोना है। फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो। सोयाबीन को जो चीज़ चाहिए वो मक्का को नहीं चाहिए, अलग अलग चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। फसलों को इस प्रकार से बोना चाहिए कि दोनों के पोषक तत्वों की जो आवश्यकताएं हैं वो भिन्न भिन्न हों, जिससे पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके। जितने सारे पोषक हैं मिट्टी में उन सभी का इस्तेमाल हो, सभी का उपयोग हो सके। इस प्रकार से हमें फसल को बोना है। ये अंतरा फसलीकरण एक नाम तो ये हो गया, और दूसरा नाम आया था मिश्रित फसल। तो उन्नत कृषि के लिए अपन क्या करना चाहिए? एक तो हमें मिश्रित फसल का यूज करना है और दूसरा अंतरा फसलीकरण। इन दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे या इन दो विधियों का इस्तेमाल करेंगे ताकि अच्छे से अच्छा उत्पादन मिले। इस विधि, चलो इससे आगे अगले पन्ने में होगा। इस विधि द्वारा पीड़क व रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। यदि आप ऐसे फसलों का रूपांतरण करते हो, फसलों को बोते हो इस प्रकार से, तो पीड़क व रोगों के एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। एक रोग यदि एक प्रकार के फसल में हो गया तो पूरे खेत में उस रोग को फैलने से हम रोक सकते हैं। ऐसा करके इस प्रकार दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होगा और बहुत अच्छा उत्पादन हम कर सकते हैं। तो अंतरा फसलीकरण वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा अनाज का उत्पादन करने के लिए एक अनाज का बहुत अच्छा फसल का पैटर्न है अंतरा फसलीकरण। जैसे ये कुछ डायग्राम दिया है, इस डायग्राम को समझने का प्रयास करो बच्चों। अंतरा फसलीकरण के लिए चित्र बनाया गया है। जैसे कि ये कोई दो लाइनें, दो पंक्तियों में बाजरा है, ये सोयाबीन है, फिर ये बाजरा है। तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? जैसे कि कोई जानवर है, वो क्या कर रहा है बच्चों? जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ये लिख लेता हूँ कि ये सोयाबीन और मक्का है। तो ये मान लिया हमने कैसी फसल है? मक्का है। ये क्या है? सोयाबीन। और ये फिर वापस क्या आ गया? मक्का आ गया।
क्या फ़ायदा है? कोई एक जानवर है जो मक्का को खाता है लेकिन सोयाबीन को नहीं खाता, तो ये जानवर यहाँ से एंट्री करेगा तो मक्का की इस पंक्ति को खा जाएगा, इसे नुकसान पहुँचा देगा, इसमें रोग फैला देगा या इसको खा जाएगा। लेकिन फिर आगे जाएगा तो सोयाबीन दिखेगा उसे, तो फिर वो सोयाबीन को नहीं खाता है तो फिर यहीं से वापस लौट आएगा। तो आगे वाला मक्का का जो फसल है वो तो बच गई ना। ऐसा ही सोयाबीन को यदि कोई जानवर खाता है तो फिर आगे वाली सोयाबीन की पंक्ति बच गई। तो एक पंक्ति में मक्का, एक में सोयाबीन, फिर मक्का, फिर सोयाबीन, इस प्रकार से पंक्ति के रूप में यदि हम फसलों को बोते हैं, ये अंतरा फसलीकरण है। तो इससे फसल को नुकसान होने से बचा सकते हैं, पीड़क से बचा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों को पूरे खेत में फैलने से बचाया जा सकता है। हाँ, रोग किसी भी कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक कारण हो सकता है, कृत्रिम कारण हो सकता है, बहुत सारे रोगों के कारण है फैलने के, लेकिन हम उसको बचा तो सकते हैं कुछ ऐसा करके। मिश्रित कृषि से बचा सकते हैं, अंतरा फसलीकरण से हम बचा सकते हैं। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। वापस इस डायग्राम के नीचे क्या लिखा है उस पर चर्चा करते हैं। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार, क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम पहले से तय किया गया के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। नियमित पूर्व नियोजित का क्या मतलब होता है बच्चों? जैसे कि आपको पता है कि पिछले साल आपने उस ज़मीन में क्या बोया था, इस साल आपको क्या बोना है, हर साल का जो क्रम आपको याद है, तो फिर फसलों को बदल बदल कर बोते हैं, उसे हम फसल चक्र कहते हैं, क्रॉप साइकिल कहते हैं। ये भी एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट नाम रहेगा, फसल चक्र। तो ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ, ये डेफिनेशन, इनकी परिभाषाएं आपको लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसलिए। तो फसल चक्र किसे कहते हैं समझ गए? किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। परिपक्वन काल के आधार पर, अब परिपक्वन काल क्या होता है? फसलों के जो पकने का जो टाइम है, किसी कोई फसल है वो 2 महीने में पकती है, कोई 3 महीने में, कोई 60 दिन में, कोई 65 दिन में, कोई 70 दिन में। तो फसल के पकने का जो टाइम है उसे हम परिपक्वन काल कहते हैं। परिपक्वन काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। फसल सम्मिश्रण के लिए बहुत सारी फसलों को एक साथ बोने के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए, ये नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। एक फसल की आपने काट ली, एक फसल की कटाई होगी, तो उसके बाद में कौन सी फसल उगानी चाहिए, ये नमी और सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है कि पानी हो रहा है, बरसात हुई है, नहीं हुई है, पानी कम है या ज़्यादा है, कौन सी फसल आपको बोनी चाहिए, कितने समय में पकती है, ये चीज़ों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो पहली फसल की कटाई और दूसरी फसल की बुआई के बीच में कितना समय देना चाहिए, कब बोना चाहिए, कौन सा फसल को बोने का उचित समय है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। ये सारी चीज़ें नमी पर डिपेंड करती हैं या सिंचाई की उपलब्धता पर। यदि आपके पास पानी बहुत कम मिल रहा है तो कम पानी में कौन सी फसलें हो सकती हैं, आपको वो बोनी चाहिए। पानी ज़्यादा मिल रहा है आपको तो ज़्यादा पानी में कौन सी फसलें अच्छे से होती हैं, वो बोनी चाहिए। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो एक वर्ष में 2 अथवा 3 फसलों से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। उचित ढंग से यदि इसको काम में लिया जाए तो एक वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जा सकती हैं। 2 तो ली ही जा सकती हैं, 2 फसलें तो हर हाल में ले सकते हैं, लेकिन यदि समय का तालमेल बिठाया जाए तो एक साल में 3 फसलें भी ले सकते हैं, 3 फसलों का उत्पादन भी किया जा सकता है। इस प्रकार से सिंचाई वाला जो पोर्शन था हमारा वो हमने कंप्लीट किया है। फसल का जो पैटर्न वाला जो पॉइंट था, टॉपिक था, उसको हमने क्लियर किया है। अगला हमारा टॉपिक देखते हैं क्या है। तो ये था फसल पैटर्न कि क्या क्या कर सकते हैं। मिश्रित फसल उत्पादन कर सकते हैं, अंतरा फसलीकरण और फसल चक्र जैसे बहुत से नियमों का पालन करके आप एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बच्चों अगला टॉपिक पढ़ते हैं थोड़ा सा हम। अगला टॉपिक जिसका नाम है फसल सुरक्षा प्रबंधन। अब आप फसल की सुरक्षा कैसे करेंगे, ऐसा क्या मैनेजमेंट करेंगे, क्रॉप सिक्योरिटी मैनेजमेंट,
फसल की सुरक्षा का प्रबंधन कैसे करना है, जो फसल आपके खेत में खड़ी फसल है उसको काटना है, कब काटना है, कैसे उसको मैनेज करना है, उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। फसल सुरक्षा प्रबंधन। खेतों में फसल खरपतवार, खरपतवार की परिभाषा कई बार आई होगी, ये भी नाम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इन सब की परिभाषाएं आपको अच्छे से आनी चाहिए। खरपतवार, खरपतवार की परिभाषा मैं आपको समझा रहा हूँ। फसल के साथ में जो अनावश्यक ही पेड़ पौधे उग जाते हैं, जो हमारे किसी काम के नहीं होते, उन्हें खरपतवार कहते हैं। तो परिभाषा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? फसल के साथ उगे अनावश्यक पादप खरपतवार कहलाते हैं। जो मनुष्य के द्वारा उगाए नहीं जाते, वो अपने आप ही उग जाते हैं, उन्हें हम खरपतवार या वीड कहते हैं। वीड यानी खरपतवार। कीट यानी इंसेक्ट, कुछ कीड़े मकोड़े। पीड़क, जो जानवर होते हैं, जानवरों को हम पीड़क कहते हैं, जैसे कि चूहा है, जैसे कि कुछ और कीट पतंगे छोटे मोटे हैं ज़मीन के अंदर रहने वाले, पीड़क कहेंगे उसे। तथा रोगों से प्रभावित होती हैं। फसल को किस किस से नुकसान हो सकता है? खरपतवार से, कीटों से, पीड़क से या रोग होने से फसलें प्रभावित होती हैं, फसलों के उत्पादन में कमी आती है। यदि समय रहते खरपतवार तथा पीड़कों को नियंत्रित नहीं किया जाए तो वे फसलों को बहुत हानि पहुंचाते हैं। समय रहते यदि पीड़क पर नियंत्रण नहीं किया जाए, जैसे कि चिड़िया है वो भी पीड़क का काम करती है, बहुत सारे चूहे भी ऐसा काम करते हैं, और खरपतवार की तो बात ही अलग है। निनाण करना या निंदाण करना जिसे भी कहते हैं, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। फसल जब 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर या 1 फीट आधी फीट की हो जाती है लंबाई की, तब उस फसल में हमें जो खरपतवार होते हैं उसे हटाना ही पड़ता है, जिसे निराई गुड़ाई कह सकते हैं। यदि उनको नहीं हटाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, फसल के उत्पादन में कमी आती है। तो खरपतवार को और पीड़कों को यदि नियंत्रित नहीं किया जाए तो फसल को बहुत हानि पहुंचती है, बहुत नुकसान होता है, फसल के उत्पादन में बहुत कमी आती है। खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं। अब होते क्या हैं खरपतवार? कृषि योग्य भूमि यानी ऐसी भूमि, जमीन जिसमें हम फसल उगाते हैं उसे हम कृषि योग्य भूमि कहते हैं, जो जिसमें पेड़ पौधे आसानी से उग जाते हैं। उसमें अनावश्यक पौधे जो हमारे काम के नहीं है, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, उसे अनावश्यक कहेंगे। तो खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं, जैसे गोखरू। एक गोखरू पेड़ का नाम है छोटा, जिसको जेंथियम कहते हैं बोटनिकल नाम। गाजर घास, इसे पार्थेनियम घास कहते हैं। एक मोथा है जिसे साइरेनस रोटंडस कहते हैं। रोटंडस, सिंपल भाषा में इसे जचाबड़ी या चाबड़ी भी कहते हैं। साइप्रस, एक साइरेनस लिखा है यहाँ पर, इसका नाम साइप्रस रोटंडस भी होता है। तो ये खरपतवार हैं, जैसे कि गोखरू है, गाजर घास है, मोथा है। इनके नाम देखो, जेंथियम गाजर घास का पार्थेनियम घास, मोथा जिसको कहते हैं वो साइरेनस रोटंडस। ये खरपतवार भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। पौधों के साथ में भोजन जितना बनता है आधा भोजन ये ले लेते हैं, कुछ जगह को भी घेर लेते हैं, सूर्य के प्रकाश को भी ग्रहण कर लेते हैं। खरपतवार पोषक तत्व भी लेते हैं, और ज़मीन के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनको भी ग्रहण कर लेते हैं। जो पोषक तत्व हमने जो पेड़ पौधे उगाए थे उनको मिलने चाहिए थे, उनके आधा तो ये खरपतवार ले लेते हैं, क्योंकि खरपतवार भी पादप ही होते हैं। वे भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उन्हें भी जिंदा रहने के लिए, बड़ा होने के लिए, वृद्धि और जनन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। तो मिट्टी में जितने खनिज तत्व होते हैं उनका कुछ भाग खरपतवार भी ले लेते हैं, इसलिए खरपतवार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, ताकि मिट्टी के अंदर जितने खनिज तत्व हैं वो सारे के सारे किससे मिले? जो पौधे हमने उगाए हैं उनको आसानी से मिल जाए, जिससे फसलों की वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए अच्छी पैदावार के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही खरपतवार को खेतों से निकाल देना चाहिए। तो यदि हम फसल को बहुत अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं तो शुरुआत के अंदर ही निराई गुड़ाई करने के दौरान ही जो खरपतवार होते हैं उसे हटा देना चाहिए, खरपतवारों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए प्रारंभिक अवस्था में ही।
क्योंकि खरपतवार है वो भोजन स्थान सब ग्रहण करते हैं। और रही बात ज़मीन के अंदर जो खनिज तत्व होते हैं, उन खनिज तत्वों को भी खरपतवार खींच लेते हैं। तो फिर पेड़ों के लिए खनिज तत्व कम पड़ जाएंगे, जो पौधे हमने उगाए हैं, फसल उगाई है उसके लिए। तो खरपतवार है बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसलिए फसल सुरक्षा प्रबंधन की यदि हम बात करें तो उस दृष्टि से देखा जाए तो हमें कि खरपतवार, कीट पतंगे और जो पीड़क होते हैं उन्हें पहले ही हटा देना चाहिए। अब खरपतवार के उदाहरणों की बात करो, कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, तो आप नाम लिखना। नंबर 1 गोखरू, जिसे क्या कहते हैं, जिंथियम कहते हैं। दूसरा है गाजर घास, इसे पार्थेनियम कहते हैं। तीसरा एक मोथा घास का नाम आया था, जिसे साइरेंस रोटंडस कहते हैं। ये 3 मोस्टली खरपतवार के नाम आपके सामने आए थे। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में केवल यही, यहाँ तक अपना जो 7वां पार्ट है उसको हम कंप्लीट मानते हैं। इससे आगे कल पढ़ते हैं। तो आज की क्लास के अंदर मोस्टली हमने क्या पढ़ा है बच्चों, आज का जो हमारा पार्ट था चैप्टर नंबर 15 का 7वां पार्ट, ये हमने पढ़ा है। एक तो मिश्रित फसल क्या होती है, इस पर बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। अंतरा फसलीकरण क्या है, इस पर भी ध्यान देना है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, डिटेल से पढ़ना। फसल चक्र यानी जो क्रॉप साइकिल है उस पर भी ध्यान देना है कि फसल चक्र एक्चुअल में क्या है। खरपतवार, फसल के साथ उगे अनावश्यक पौधे होते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। कुछ खरपतवार के नाम ये हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आज के टॉपिक में जितना हुआ है उसका आप दोबारा से पढ़ना, उसका रिवीजन करना। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 15 का पार्ट नंबर 7 कंप्लीट। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक।